हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल पाठक और वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल देखलव्य। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से कि इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन में आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन में आते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या। तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। इट मीन किसी भी चीज़ को फ्लो होने के लिए एक पाथ चाहिए होता है, ठीक है। जैसे यहाँ कोई घर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस रहते हैं, गांव है, ठीक है। अब क्या है, बीच में एक पहाड़ है, यहाँ पे मार्केट है। अब बताओ ये पहाड़ बीच में है तो ये लोग कैसे जाएंगे। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, एक इनको पाथ चाहिए। मांझी द माउंटेन मैन जैसे आदमी चाहिए जो पहाड़ काट के रास्ता बना सके। यस, तो यहाँ पे एक पाथ चाहिए जिसके थ्रू वो मूव करके मार्केट जा पाए। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए एक पाथ चाहिए जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। तो उस पाथ को क्या बोलते हैं, उस पाथ को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक पाथ है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट लोग शो कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग शो करते हैं डायग्राम से। यहाँ पे जैसे हमारे पूरे घरों में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, तो डायग्राम से। तो हम लोग जो बोर्ड में या तो सिंपली हम लोग अपने नोटबुक पे जो डायग्राम बनाते हैं उस डायग्राम को हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो डायग्राम चलो बनाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का सिंबल को जानना जरूरी है। तो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग सिंपल जानते हैं ना, सिंपल से डायग्राम बनाते हैं। बल्ब का सिंबल कुछ इस तरह से। वायर का सिंबल कुछ सिंपल से इस तरह से। वायर अगर जॉइंट कहाँ पे, तो यहाँ पे जॉइंट होगा। और जॉइंट नहीं है वायर, अगर जॉइंट नहीं है, क्रॉस हुआ है उसके आर पार से, तो ऐसे होगा। मतलब एक वायर इधर से आया और एक ऊपर दूसरा वायर उसके ऊपर से आया, यहाँ पे इसका मतलब जॉइंट है, इसका मतलब ये जॉइंट नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है। एमीटर जिससे हम लोग क्या मानते हैं, करंट को मापते हैं, उसको हम लोग ऐसे शो करते हैं मीटर। वोल्ट मीटर, उसका सिंबल हम लोग भी ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो इसको लोग सीरीज में, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। स्विच, ठीक है, ओपन स्विच है तो कुछ ऐसे, क्लोज स्विच है, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो ऐसे, ये ऑन है तो ऐसे, ठीक है। इस तरह से अगर सेल है तो सिंपल प्लस वाला बड़ा, माइनस वाला ऐसे। बैटरी है तो इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है ऐसे। ये सेल है, सिंपल एक कॉम्बाइन हो गया तो यही बैटरी कहलाया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का सिंबल है। इसको यूज कर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह का होता है, एक ओपन सर्किट, एक क्लोज सर्किट। तो हम लोग यहाँ दोनों का फिगर देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट आपको शो करवाया गया है, ठीक है। पहला सर्किट क्या है, ठीक है, पहला सर्किट क्या शो करवाया गया कि इसमें ये देखो स्विच जो है वो ऑफ है ना। तो स्विच ऑफ है तो इससे करंट जो है वो पास नहीं होगा, सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि सर्किट तो ब्रेक है। तो ऐसा सर्किट जिसमें कोई हो सकता है बल्ब फ्यूज हो सकता है ये बैटरी डेड हो, सेल डेड होता है स्विच ऑफ हो, जिसपे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, उसको ओपन सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट, या तो फिर इनकम्प्लीट सर्किट कहते हैं। इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा जिससे बल्ब भी ग्लो
नहीं करेगा, तो इसको ओपन सर्किट या तो इनकम्प्लीट सर्किट कहा जाता है। दूसरे एंड में यहाँ सेल भी फिट है अच्छा से, सब ये सही है, बल्ब भी फ्यूज़ नहीं है, स्विच भी ऑन है, तो इसमें क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो एक सर्किट में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इस पर कर रहा है, तो इसे कर रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट सर्किट कहलाता है या तो क्लोज सर्किट कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ है क्या, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ स्टेटेड दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये लोग समझते हैं। ओम्स लॉ कहता है इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रिक करंट मतलब I, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि अगर I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। क्लियर है, ठीक है। एक वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है यानी कि वोल्टेज बढ़ रहा है। ये होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्या है कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इस कांस्टेंट के साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब क्या हुआ, इस कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए, इक्वल टू साइन करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट टर्म डालना पड़ता है। तो हम लोग क्या कांस्टेंट डालेंगे, R कांस्टेंट डालेंगे, जहां पे ये R क्या है, रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस हम लोग एक कांस्टेंट टर्म डालेंगे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V बाई आई इज इक्वल्स टू R, यानी कि V बाई आई जो है ये R है, इट मीन ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यानी V बाई आई कांस्टेंट, यानी V जिसके जैसे से बढ़ेगा करंट भी वैसे ही बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग ये पता चलता है, ठीक है, सिंपली हम लोग ये पता चलता है कि इससे हम लोग ये निकाल देंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम लोग ये पता चलता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करेंट जो है, पहला ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करेंट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, एंड सेकेंड में ये कंक्लूजन निकलता है कि करेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, रेजिस्टेंस के। यानी कि इसका ये होता है कि करेंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, इट मीन वोल्टेज बढ़ेगा तो करेंट बढ़ेगा। रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस को अगर डबल कर दिया जाए तो करंट का वैल्यू हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है वो हम लोग आगे समझेंगे कि रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, डबल कर दिया जाए तो करंट हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। आगे हम लोग समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस और कौन कौन सा फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस को लोग बात करें डेफिनेशन का, तो रेजिस्टेंस को लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जिससे वो अपोज करता है, किसी भी कोई भी कंडक्टर अपोज करता है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो। ठीक है, सिंपली हम बताए थे ना कि कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण क्या होता है, उसमें करंट जनरेट होता है।
तो कभी कभी कुछ ऐसा कंडक्टर होता है जो वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराने लगता है। ठीक, कुछ कुछ एटम्स आपस में टकराने लगता है, जिससे यहाँ पे हीट जनरेट होता है और वो यही रेजिस्टेंस है, यही रेजिस्टेंस है, मतलब वो हीट जनरेट होता है। अब सिंपल है, कोई आप इसको रोक ऐसे सिंपल यहाँ से कोई टकराएगा भाई तो हीट तो जनरेट होगा, तो हीट जनरेट हो रहा है क्यों? टकराने से। टकराने यानी कि उसको रोकने से। इट मीन यही रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब उसको प्रतिरोध विरोध कर रहा है, उसके फ्लो को रोक रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, वही तो है रेजिस्टेंस। मीन रेजिस्टेंस इज अ property of a conductor by virtue of which a conductor oppose the flow of electric current। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है किस किस बातों पे डिपेंड करता है? तो कौन सा फैक्टर, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, यानी कि कौन सा फैक्टर पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी किसी भी कंडक्टर रेजिस्टेंस जो है ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन सा? पहला है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है। सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, कि कोई भी कंडक्टर का जो लेंथ अगर ज़्यादा बड़ा होगा, लेंथ बड़ा होगा, ठीक है, तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, कैसे अभी हम लोग बताते हैं। तो सिंपल आपको जानना है कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ कैसा है कंडक्टर का लेंथ पे डिपेंड करता है। बड़ा अलग का लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा, छोटा होगा तो इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा। अभी हम लोग देखेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, यानी कि क्रॉस सेक्शन होता है मोटाई, यानी कि हो सकता है कि ये वायर है, उसका थिकनेस इतना है, इसका रेजिस्टेंस कुछ और हो सकता है ये वायर है सेम लेंथ का, उसका थिकनेस कम है तो इसका रेजिस्टेंस कुछ और हो, तो थिकनेस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल कंडक्टर, मैंने कोई कंडक्टर कौन सा मटेरियल से बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। और टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में कि पहला हम लोग क्या देखें कि रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? तो आपको बता दें कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर वायर का लेंथ बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, वायर का लेंथ घटा दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। मतलब लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस भी डबल, लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस भी हाफ। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे मतलब समझो कि दो वायर है, ठीक है, दो वायर है, एक का लेंथ है 20 सेंटीमीटर, दूसरा वायर है उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ दो वायर है, एक का 20 सेंटीमीटर लेंथ है, एक का 10 सेंटीमीटर लेंथ है। तो आपको बताएं कि लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो इसका लेंथ ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। इसका लेंथ इससे कम है तो इसका रेजिस्टेंस इससे कम होगा। हो सकता है इसमें रेजिस्टेंस अगर 20 ओम हो तो इसमें रेजिस्टेंस मात्र 10 ओम होगा। एक कंसिडर की, ठीक है। तो लेंथ ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम। ठीक है। सेकेंड फैक्टर क्या है? सेकेंड फैक्टर है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली मतलब जानते हो क्या होता है कि ये डबल हो गया तो ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो गया तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एक वायर है, इसका थिकनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम लोग ऐसे, ये वायर है, इतनी ही थिकनेस इसका ज़्यादा बड़ा है, डायमीटर ही ज़्यादा है। और दूसरा सेम लेंथ का वायर है, सेम लेंथ का वायर है, बट इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिकनेस कम है। सिंपल है, ये पतला है, ये मोटा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि दोनों वायर में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस अगर 50 ओम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अंदाज 20 ओम। तो ये देखो, सॉरी, इसका जो है रेजिस्टेंस 50 ओम है तो इसका क्या होगा, क्या होगा 70 ओम, ऐसे समझो कि यानी कि ये ज़्यादा थिक मोटा है तो इसका रेजिस्टेंस देखो कम है, कि उससे पतला है ये, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। यानी थिकनेस ज़्यादा होगा, ज़्यादा मोटा होगा, थिकनेस होगा ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो क्लियर है, यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रिक करंट को कम रोकेगा। सिंपल है ना, एक गली है, पतला गली, एक चौड़ा गली है, तो चौड़ा गली से क्या हो, जाम नहीं होगा, इजीली सब पार हो जाएगा। अब पतला गली से क्या होगा, जाओगे 10 आदमी तो वहाँ पे जाम लग जाएगा। एक सिचुएशन बता रहे हैं, ठीक, वही है कि यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करता है, इजीली फ्लो होने देता है, और ये कम पतला है तो ये ज़्यादा फ्लो होने नहीं देता है, ऐसा। क्लियर है। थर्ड है मटेरियल पे, हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। देखो समझ, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, हम लोग 1 और 2 को एक साथ रख लो। ठीक है, एक साथ मिला तो हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ देखो 1 और 2 के साथ हम लोग चलेंगे तो वी गेट, क्या हम लोग पाए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस जो है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, L बाय A। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, अब यहाँ भी वैसा ही केस है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लेना होगा, तो इसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं रो, वेयर रो इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है भाई, तो ये नेचर है, यानी कि इससे ये भी पता चलता है कि रेजिस्टेंस जो है 3 चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। पहला नेचर ऑफ वायर पे, रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और टेम्परेचर पे। हम लोग बताएं कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, किसी वायर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। किसी वायर का टेम्परेचर कम होगा तो उसमें रेजिस्टेंस भी कम होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी क्या है, ये रेजिस्टिविटी क्या है, एक कांस्टेंट है जिस पर किसी भी मटेरियल, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। कैसे, तो यहाँ पे लग रहा है ना कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही टाइप लग रहा है ना, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये लोग भाई भाई इक्वल है, बट डिफरेंस क्या है भाई, एक है तो हम लोग एक अलग अलग क्यों लिखे, तो डिफरेंस है कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बट रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, कि किस मटेरियल से वो बना हुआ है। जैसे सिंपल है, कोई अगर वो एलॉय से बना हुआ है, एलॉय से है ना, एलॉय मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, 2 मेटल कॉम्बिनेशन है, तो मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन, अगर वो एलॉय से बना हुआ है तो हो सकता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, यानी जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। रेजिस्टिविटी कम होगा तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है।